हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नूडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 4 कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में जाना था क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने करी थी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, मतलब इससे एक बेसिक है, मतलब इससे आप क्वेश्चन करने जाओगे बिना फॉर्मूले के आपसे हो जाते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द यूज भी बहुत होता है। तो इस पर हम लोग और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो टोटल लेक्चर्स उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम कह रहा है 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of an 8 floor house। ठीक है, 8 फ्लोर हाउस मतलब 8 खंड का मकान बना हुआ, 8 मंजिला मकान है। सपोज ईच ऑफ देम कैन लीव द कैबिन इंडिपेंडेंटली एट एनी फ्लोर बिगिनिंग विद द फर्स्ट फ्लोर से स्टार्टिंग हो रही है उतरने की। नाउ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ईच ऑफ द 5 persons कैन लीव द कैबिन। फर्स्ट पार्ट, एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर्स। ठीक है, एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर्स। सेकेंड पार्ट कह रहा है एट डिफरेंट फ्लोर्स, मतलब एक 8 फ्लोर्स का हाउस है। ठीक है, लिफ्ट पर 5 persons बैठे हुए हैं, अब उनको उतरना है। ठीक है, लिफ्ट से उतरना है। अब किस तरह से वो लीव करेंगे? एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर्स। वो पांचों जो है उन 7 फ्लोर में से किसी भी फ्लोर पर उतर सकते हैं। ठीक है, अगर 8 मंजिला इमारत है तो 7 ही फ्लोर है जहां से वो उतरेंगे। 8 मत गलती से यहां पर कर दीजिएगा। एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर्स। ठीक है, उसने वैसे बोल भी दिया कि आपको 7 फ्लोर्स में ही उतरना है। एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर्स। सेकेंड पार्ट कह रहा है डिफरेंट फ्लोर्स। तो पहला पार्ट देखते हैं क्या है। वो पांचों किसी भी 7 फ्लोर्स में उतर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि रिपीटिशन अलाउड। मान लीजिए आपके पास में 7 फ्लोर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो पहला व्यक्ति है, पहला पर्सन, उसके पास में सॉरी उतरने वाले तो 5 लोग ना, 1 2 3 4 5, दो नहीं 7 नहीं, उतरने वाले 5 persons हैं। और पहले पर्सन के पास में कितनी चॉइसेस हैं, कितने तरीके से उतर सकता है वो? या तो फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, 7 ऑप्शन है उसके पास में। 7 इंटू इस सेकेंड पर्सन के पास में भी कितने ऑप्शन है? 7 ना, किसी में भी उतर सकता है तो 7। ऐसे 7 7 7। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर्स, किसी भी 7 फ्लोर में से किसी में भी उतर जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहां पर अल्टीमेटली वो रेपिटेशंस को अलाउ कर रहा। तो पहला पार्ट क्या होगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज 7 की पावर 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 टू द पावर 5। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है यहां पर? कह रहा है एट डिफरेंट फ्लोर्स, सारे डिफरेंट फ्लोर्स में उतरने चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अभी भी जो 5 persons हैं, तो पहले पर्सन के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अगर पहला पर्सन उतरेगा तो 7 में से किसी भी फ्लोर में उतर सकता है, तो पहले के लिए 7। अब जो दूसरा व्यक्ति उतरेगा वो उसमें नहीं उतरेगा जिसमें पहला उतर चुका होगा, मतलब उसके पास में 6 ऑप्शन बचे। ऐसे घटते जाएंगे तो 2, फिर यहां से 5 4 3, तो 7 6 5 4 3, 5 persons हो गए क्या? 1 2 3 4 5 persons उतर गए। अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आएगा वो अपना आंसर होगा। तो कितना आएगा यहां से? 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 60 360, तो 7 इंटू 360 मल्टीप्लाई कराएंगे 2520। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, 8 फ्लोर हाउस था, 5 पर्सन लिफ्ट में बैठे हुए, उनको उतरना है। पहला पार्ट कह रहा है एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर्स, 7 में से किसी भी फ्लोर में उतर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पांचों के 5 एक जगह भी उतर सकते हैं, मतलब रेपिटेशन अलाउड करवा दिया उसने। पहले पर्सन के पास में 7 चॉइसेस, दूसरे के पास में 7, तीसरे के पास भी 7, ऐसे ही तो 7 इंटू 7 टू द पावर 5। सेकेंड कह रहा है एट डिफरेंट फ्लोर्स, जो जहां उतर चुका है वह दूसरा वाला वहां नहीं उतरेगा, तो फिर यानी कि आपको रेपिटेशन अलाउड नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है? अ मिंट प्रिपेयर्स मेटेलिक कैलेंडर्स स्पेसिफाइंग मंथ्स, डेट्स एंड डेज। जहां पर
कैलेंडर बन रहे हैं, तो कैसा कैलेंडर बनाया जा रहा है? मेटेलिक कैलेंडर बनाया जा रहा है, मेटल का कैलेंडर है, ठीक है। उस पर इस तरह से कि उसमें मंथ्स, डेट्स एंड डेज आपको शो करने हैं इन द फॉर्म ऑफ मंथली शीट्स, ठीक है। हर मंथ की एक शीट बनेगी, उस पर डेज और डेट और मंथ्स उसमें लिखा रहेगा। 1 प्लेट फॉर ईच मंथ, मतलब 12 महीने हैं तो 12 महीने के लिए आपके 12 शीट्स बनेंगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेब्रुअरी कैलेंडर्स शुड इट प्रिपेयर? कह रहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेब्रुअरी कैलेंडर्स शुड इट प्रिपेयर टू सर्व फॉर ऑल द प्रोबेबिलिटीज इन द फ्यूचर ईयर्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या पूछा इसने, स्पेशली फेब्रुअरी मंथ की बात की है, सारे मंथ्स की बात इसने नहीं करी है। इसने कहा है कि एक मंथ है जो मेटेलिक कैलेंडर को प्रिपेयर करता है, उस पर आपको डेज, मंथ्स एंड डेट्स इस पे मेंशन रहती हैं। कह रहा है कि अगर फरवरी मंथ का सिर्फ कैलेंडर के बारे में पूछा उसने, कि अगर सिर्फ फरवरी मंथ के कैलेंडर उसको प्रिपेयर करने हैं, इस चीज का ध्यान रखते हुए कि फ्यूचर में जो भी चीजें होंगी, मतलब जो भी चेंजेस होंगे डेज को लेकर के, वो सारा इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो कितने तरीके से वो फरवरी मंथ का कैलेंडर प्रिपेयर कर सकता है। तो यहां पर हमको इस चीज का ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि इसमें कैलेंडर बनाने के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आपको कैलेंडर प्रिपेयर करना है तो आप बताइए, जैसे मान लीजिए आपने कैलेंडर प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो आप तो सबसे पहले ये देखते हो कि उसमें टोटल डेज कितने आएंगे। भाई किसी भी कैलेंडर को बनाने के लिए आपको डेज क्लियर करना है। उसने बता दिया है कि उस कैलेंडर में उसको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, मंथ्स, डेट्स एंड डेज। मंथ्स तो पता है अपने को फरवरी, उसकी कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। फरवरी का ये कैलेंडर फेब। अब वो कह रहा है डेज और डेट्स, तो हम तो पहले ये मालूम कर लें कि भाई फरवरी मंथ में कितने डेज होते हैं। तो अपने पास में फरवरी डेज को लेकर के सिर्फ 2 ही डेज दिखाई देते हैं, 28 एंड 29, ठीक है। फरवरी या तो 28 की होती है या फिर 29 की होती है। तो मतलब फरवरी डेज को लेकर के अपने पास में कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, या तो फरवरी 28 का कैलेंडर प्रिपेयर होगा या फिर फरवरी 29 का कैलेंडर प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट डेट्स 28 और 29 इक्वल टू 2। डेज को सिलेक्ट करने के 2 ऑप्शन हो गए। अब जब आपका टोटल डेज कंफर्म हो गया कि 28 होंगे या 29 होंगे, अब आप आते हैं पहली डेट पर, ठीक है। आपको ये तो मालूम है कि जो भी मंथ है वो फर्स्ट डेट से स्टार्ट होता है, ऐसा तो नहीं किसी बीच डेट से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट डेट से ही स्टार्ट होता है। तो आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि फर्स्ट डेट पर डे कौन सा पड़ेगा, ठीक है। उसको लेकर के क्या ऑप्शन है अपने पास में? आपके पास में 7 ही ऑप्शन तो है, संडे से लेकर के मंडे तक 7 ऑप्शन है। तो फॉर डेज के लिए आपके पास में 7 ऑप्शन है। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट डेज टू स्टार्ट द कैलेंडर इज इक्वल टू 7, है ना। संडे टू मंडे, ठीक है। इन 7 में से कोई भी एक से स्टार्ट हो सकता है। अब कैलेंडर इन दोनों से बनेगा, तो जो भी कैलेंडर बनेगा वो इस चीज का भी ध्यान रखेगा एंड इस चीज का भी ध्यान रखेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू प्रिपेयर फरवरी मंथ कैलेंडर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 इंटू 2 यानी कि 40। उसको 14 कैलेंडर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ये कैसे बनेंगे? 28 के साथ एक डेट फिक्स कर लेगा कि 28 डेज है, ठीक है। और उसमें ये पहली डेट को वो 7 दिन से स्टार्ट करेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो 7 तो ये होगा 28 के साथ में, और 7 बन जाएंगे 29 के साथ में। तो 7 + 7 कितना हो गया? 14 आ गया यहाँ से। तो ठीक है, इस पर बस इसी चीज का ध्यान रखना। उसने मेंशन कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि फरवरी मंथ का कैलेंडर आपको प्रिपेयर करना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। मैं यहाँ जो भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ आप इनके एक पर्टिकुलर टाइप पर नोटिस कीजिएगा कि इस तरह की अगर आपके पास में प्रॉब्लम्स आती हैं तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स, 5 ट्रू फॉल्स प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है। नो स्टूडेंट्स हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर। एक एक वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट्स ने सारे आंसर करेक्ट नहीं लिखे हैं।
अगर किसी ने 4 सही लिखे तो एक गलत कर दिया, इस तरह से। एंड नो टू स्टूडेंट्स हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स। सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर का क्या मतलब है कि अगर किसी ने ट्रू ट्रू बताया है तो अब अगला ट्रू ट्रू नहीं बता सकता, उसको अपना सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नो टू स्टूडेंट्स हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर दिस टू बी पॉसिबल। ये चीज हो सके इसके लिए क्लास में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। प्रॉब्लम्स आपकी ये। तो जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यहां पर 5 क्वेश्चंस हैं आपके पास में, ट्रू फॉल्स। अब आप ये बताइए कि अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं और उसमें सिर्फ टी या एफ बताना है आपको, तो आप ये तो टी बताओगे या फिर एफ बताओगे। तो आपके पास में कितने ऑप्शन हुए? 2 ऑप्शन हुए एक क्वेश्चन को लेकर। भाई आंसर तो सारे करने आप। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन के लिए कितने ऑप्शन हुए आपके पास में? 2। ध्यान दीजिएगा, 2। तीसरे क्वेश्चन के लिए भी 2 ऑप्शन। कितने हैं ऐसे? 5 क्वेश्चन, सबके लिए 2 2 बनेगा क्या? ठीक है। अगर मैं कोई कंडीशन नहीं लगाता, ये सब कुछ कंडीशंस नहीं लगाता, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपके पास में 5 ट्रू फॉल्स हैं, उनको आंसर करने के कितने सीक्वेंसेस आप बना सकते हैं। तो यहां से आंसर आता है 2 की पावर 5। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है, ये बिल्कुल एकदम इसमें सारी कंडीशंस ये अपने अंदर लिए हुए। अब यहां से इसमें लगाते हैं फिल्टर, और फिल्टर कह रहा है कि नो टू स्टूडेंट्स हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर एंड नो स्टूडेंट्स हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर। इसमें एक सीक्वेंस ऐसा भी होगा जिसमें सारे एक किसी स्टूडेंट्स ने सारे क्वेश्चंस क्या बताएंगे? सही बताए होंगे, ठीक है। और वही एक सीक्वेंस ऐसा है कि हमको हटाना है, क्योंकि यहां पर देखो क्या लिखा हो, नो स्टूडेंट्स हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर्स। भाई इसमें तो सारे होंगे ना, इसमें सारे सीक्वेंस पॉसिबल हैं। एक सीक्वेंस ये भी पॉसिबल है कि सारे क्वेश्चन सही बताए गए हों, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। सिंस इफ वन स्टूडेंट्स टेल ऑल करेक्ट आंसर्स, all correct answer, so there will be one sequence of that, one sequence of that answer, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स ने सारे करेक्ट बताए तो एक सीक्वेंस वो ऐसी है जो हमको क्या करनी पड़ेगी? हटानी पड़ेगी। सो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 1। कितना आ जाएगा यहां से? 2 की पावर 5 कितना होता है यहां से आपका? 32, तो आ जाएगा 31 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? क्या ये आंसर होगा? बिल्कुल। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एंड नो टू स्टूडेंट्स हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर। एक ही सीक्वेंस ऐसा है जहां पर सारे सीक्वेंस सारे जो आंसर्स करेक्ट बताए गए उसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा अगला बंदा बताने के लिए, बट वो ऐसा करना नहीं, क्योंकि नो टू स्टूडेंट्स हैव द सेम सीक्वेंस। कोई भी 2 स्टूडेंट्स सेम सीक्वेंस नहीं बताएगा, तो वो जो हटा है यहाँ पर जिसमें सारे करेक्ट आंसर आपके बताए गए होंगे, वो सीक्वेंस क्या होगी? वो सब में सेम होगी ना, वो तो आपको हटा देना है, वो आपको रखना नहीं है। तो यहाँ से 2 की पावर 5 माइनस 1, 31 सीक्वेंसेस आपकी बनेगी। और अगर इन 31 सीक्वेंसेस को परफॉर्म कराना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास में कितने होने चाहिए? 31। भाई एक सीक्वेंस एक एक बच्चा बता दे तो पॉसिबिलिटी क्या है? 31। तो यहां से क्या निकल के आया? 31 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स की। तो इनमें आपके हर क्वेश्चन के पास में 2 ऑप्शन होते हैं, तो आप फटाफट नंबर ऑफ क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए, 2 की पावर में चढ़ाइए, आंसर पाइए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या होगा। तो चलिए ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड थाउजेंड्स। 100 एंड थाउजेंड्स के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। ठीक, कह रहा है 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें कम से कम एक डिजिट आपकी 7 हो। अब कम से कम एक डिजिट 7 होने का क्या मतलब है कि एक तो होना ही है, 2 डिजिट भी 7 हो सकती हैं,
तीनों डिजिट भी 7 हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को करेंगे कैसे। यहां पर आप ये देखिए कि 100 और 1000 से बीच में कितने डिजिट का नंबर बनता है, तो 3 डिजिट का नंबर बनता है। 3 डिजिट का नंबर आपका बनता है 100 एंड 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर्स आते हैं। तो यहां पर करेंगे क्या हम लोग कि हम ये मान के चलते हैं कि अभी कोई कंडीशन नहीं है, हम सारे नंबर्स निकाल लेते हैं कि 100 एंड 1000 के बीच में कितने नंबर बनेंगे, सारे नंबर्स निकाल लेते हैं और उसमें हम एक ऐसा केस सब्ट्रैक्ट कर दें कि जिसमें किसी भी प्लेस पर 7 ना आए। बात समझिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इससे बिना किसी कंडीशन के मैं 3 डिजिट के सारे नंबर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और मैं उसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा वो सारे केस, वो सारे के सारे केस जिसमें से 7 आए ही ना। भाई कम से कम एक आना चाहिए ना, ऐसे भी नंबर्स होंगे जिसमें 7 आएंगे नहीं, तो मैं उन केसेस को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो टोटल में से मैं उनको अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कम से कम 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, तो सारे आ जाएंगे उसमें, तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो करेंगे कैसे इसको, आप बिना कंडीशन के अगर इसको निकालना चाहें कि इन तीनों प्लेसेस पर हम लोग नंबर कैसे फिल करें, 3 डिजिट के नंबर कैसे फाइंड आउट करें, तो आप ये बताइए आपके पास में टोटल 0 से लेकर के 9 तक नंबर है आपके पास में, टोटल कितने 10। अब आप पहले प्लेस के पास में गए नंबर भरने, तो पहले प्लेस में 0 तो आ नहीं सकता, तो पहले प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है अपने पास में, 9। अच्छा, जब तक बोले ना तो रेपिटेशन हमारा नंबर्स में हो सकता है, अगर नहीं होना तो वो बोलता, बट नंबर से और नहीं बोला तो रेपिटेशंस फिर हम लोग मान के चलते हैं। तो 9, अब 0 यहां पर भी आ सकता है, तो 10 हो गया, इंटू 10 हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा यहां से, 10 इंटू 10 100 एंड 900, 900 आ गया। ये 900 क्या आ गया, 3 डिजिट नंबर आ गए यहां से, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स आ गए टोटल। अब होगा क्या यहां से, हमको करना क्या है कि मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या मैं इसमें सब्ट्रैक्ट वो करूंगा जिसमें 7 आए ही ना। तो टोटल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 in which no digit is 7। अब देखिएगा, नो डिजिट इज 7 मतलब मैं 3 ब्लॉक बना लूं, 7 आना ही नहीं किसी भी डिजिट में, 0 आ नहीं सकता, 2 तो पहले ही हट गए, तो पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचे, 8। बट दूसरे प्लेस के लिए 7 बस नहीं आएगा, 0 आ सकता है, तो अब टोटल 9 बचे, इसके लिए भी 9 बचे आपके पास। मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा, 9 9 जा 81 इंटू 8, तो 8 और 8 8 जा 64, तो यहां से 648 आ गया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आप टोटल में से इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो एटलीस्ट 1 फिर 2 फिर 3, वो तो सारा अपने आप आ जाएगा यहां से। सो टोटल नंबर इन विच एटलीस्ट 1 digit is 7 is equal to 900 minus 648, तो 1082 945 862 252 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बात समझ में, एटलीस्ट वाली प्रॉब्लम है, एटलीस्ट वाली प्रॉब्लम में आप मैक्सिमम लेकर के चलते हैं कि 1 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है। ठीक है, और जब एटमोस्ट बोलता है तो फिर मिनिमम लेके चलते हैं। एटमोस्ट अधिकतम 3 आ सकते हैं, जैसे मान लो कहता है मैक्सिमम 3 प्लेस पर आ सकता है, तो फिर मिनिमम पे ध्यान देते हैं हम लोग, मिनिमम कम से कम 1 वाला भी हो सकता है, किसी पे भी ना आए ये भी वाला केस हो सकता है। तो इन चीजों को एटलीस्ट और एटमोस्ट, ये 2 ऐसे वर्ड हैं जिन पर हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, क्या है, कह रहा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000, फिर से 100 and 1000 के बीच के नंबर पूछे गए, which have exactly one of their digit, exactly one of their digit, इस पर ध्यान दीजिएगा, it's 7। इस क्वेश्चन में और इसके जस्ट वाले जो अभी जस्ट किया पिछला क्वेश्चन, उसमें क्या था, पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, एटलीस्ट मतलब अगर 3 डिजिट के नंबर बन रहे थे इसके बीच में, तो उसमें 7 आपका पहले में भी आ सकता था,
दोनों में भी आ सकता था आपका, इसमें भी आ सकता था और इसमें भी आ सकता था एक साथ, मतलब एक बार आ जाए, दो बार आ जाए या फिर तीनों बार 7 आ जाए, ये सारे केस लेके चलने थे, क्योंकि एटलीस्ट बोला था उसने, यहां पर उसने एग्जैक्टली 1 बोला है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका 7 यूनिट प्लेस पे आ गया, सॉरी 100 प्लेस पे आ गया, तो फिर आप बाकी के बचे प्लेस पर 7 का यूज नहीं करेंगे। फिर कह रहा है अगर 10th प्लेस पे आ गया तो फिर इन दोनों पे यूज नहीं करेंगे आप, अगर यूनिट प्लेस पे आ गया तो फिर इन दोनों पे यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन आई होप की समझ में आ रहा होगा। एग्जैक्टली 1 7 की मांग की गई है, तो या तो ये इधर आ सकता है, या फिर इधर आ सकता है, या फिर इधर आ सकता है। तो यहां पर आपके पास में 3 केसेस बनते हैं। पहला केस 7 इज एट यूनिट प्लेस, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस पर है तो कितने तरीके से भरा जा सकता है भाई, देखो यूनिट प्लेस पर है तो 7 का तो मामला फिक्स है, ये 1 टाइम सही आएगा, एक ही ऑप्शन है अपने पास में। अब इधर आ जाते हैं, तो इसको भरने के लिए इधर 7 आ नहीं सकता, 0 आ नहीं सकता, टोटल 10 ऑप्शन है आपके पास में, 8 ही तो बचे आपके पास, इनटू इसको भी भरना है। अब इधर 0 आ सकता है बट 7 नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बार आना है 7 को, तो ये हो जाएगा 9। तो टोटल कितने ऑप्शन आ गए अपने पास में, 72। केस सेकेंड क्या है कि आपका 7 जो है वो 10th प्लेस पर आ जाए, 7 इज एट 10th प्लेस, ठीक है। ये 7 इधर, इसको भरने के एक ही तरीके हैं, इसको भरने के अपने पास में इधर 7 आएगा नहीं, 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि 100 की प्लेस है, तो यहां पर आपके पास में 8 ऑप्शन है। फिर इसके 7 नहीं आ सकता, 0 तो आ सकता है, तो टोटल 9 हो गए, फिर कितने आ जाएंगे 72। एक केस थर्ड बनेगा आपका। केस थर्ड क्या है कि आपका 7 कहां पर आ जाए, 100 प्लेस पर आ जाए, 7 इज एट 100th प्लेस, ठीक है, रख दो भाई यहां पर। तो इसको भरने के एक ही तरीके हैं अपने पास में, और इसको भरने के तो टोटल 9, और इसको भी भरने के टोटल 9, तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो उसने तो टोटल पूछा ना कि कितने ऐसे नंबर है जिनपे एग्जैक्टली एक पोजीशन पर आपका 7 आ सकता है। तो पहला केस ये है, दूसरा केस ये है, तीसरा केस आपका ये है। तो चलिए इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, या तो ये केस पॉसिबल होगा, या तो ये केस, या फिर ये केस। मल्टीप्लाई मत करा दीजिए गलती से, क्योंकि हम और लेकर के चल रहे हैं, या तो यूनिट प्लेस पर आएगा, या फिर 10th प्लेस पर आएगा, या फिर 100 प्लेस पर आएगा। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे तो ऐड कर दीजिए उठा करके। टोटल नंबर इज इक्वल टू 72 प्लस 72 प्लस 81, ठीक है, 5 225 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। A telegraph has 5 arms and each arm is capable of 4 distinct position। एक टेलीग्राफ है जिसमें कितनी आर्म्स है, 5 आर्म्स लगी हुई हैं, ठीक है। एंड ईच आर्म इज कैपेबल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन। हर एक आर्म 4 तरह की पोजीशन डिफरेंट कंटेन कर सकती है, इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट। इसमें वो भी पोजीशन इंक्लूड है जिस पर आपकी आर्म्स वर्क नहीं कर रही होंगी, रेस्ट पर होंगी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी मेड। तो यहां पर आपको क्या करना है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आप बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, मेरे पास में टोटल आर्म्स कितनी है, 5 है, इक्वल टू 5, और हर एक आर्म के पास में कितनी डिस्टिंक्ट पोजीशन है, 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन है, ठीक है। तो अगर यहां पर सिग्नल्स तो आपका तभी बनेगा ना जब इनमें से एक भी आर्म आपकी अगर काम करना बंद कर दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक चलती रहेगी तो सिग्नल आपका प्रोड्यूस होता रहेगा, ठीक है। अगर एक साथ सारी बंद हो जाए तो फिर सिग्नल्स आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। यहां पर यह पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी मेड, और यहां पर एक उसने वर्ड भी बोला था इंक्लूडिंग रेस्ट, इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी जो आर्म्स हैं वो रेस्ट पर हैं, सारी की सारी आर्म्स रेस्ट पर हैं, तो फिर सिग्नल प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट एक आर्म्स आपकी काम करती रहनी चाहिए। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले मैं बिना किसी कंडीशंस के
कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, ठीक है। बिना किसी शर्त के मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये आर्म्स कितने तरीके से सिग्नल प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो अगर मैं फर्स्ट आर्म की बात करूं, कितनी आर्म्स है? 5 आर्म्स है। फर्स्ट आर्म्स कितने तरीके के सिग्नल कंटेन करती है? 4 पोजीशंस। तो ये 4, इसके लिए 4 ऑप्शन फर्स्ट आर्म्स के लिए। सेकेंड आर्म्स के लिए अगर मैं बात करूं तो ये भी 4, ऐसे ही 4। फोर्थ आर्म के पास में भी 4 ऑप्शन है, फिफ्थ आर्म के पास में भी 4 ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ जो पोजीशंस होंगी वो कितनी होंगी? 4 की पावर 5, जिन पे हमको सिग्नल मिलेगा। बट यहां पर कह रहा है कि सिग्नल्स आपको कैन बी मेड, एक सिग्नल इसमें ऐसा है जिसमें कैसे होंगे? रेस्ट पर होंगे। तो वो चीज हम क्या कर दें? हटा दें। तो वो एक ही केस तो ऐसा होगा जिसमें सारी कैसे होंगे? रेस्ट पर होंगी। अदरवाइज तो अगर एक भी हरकत कर रही होगी आर्म्स तो फिर सिग्नल आपको मिल जाएगा। तो वो केस आपको हटा देना जिस समय पर ये सारी की सारी रेस्ट रही होंगी। वो एक ही केस तो बनेगा, उसी समय पर ये भी रेस्ट, ये भी रेस्ट, ये भी रेस्ट, ये भी रेस्ट, ये भी रेस्ट। तो एक ही केस ऐसा जिस समय ये सारी रेस्ट पर होंगे और उस समय आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। तो फॉर गेटिंग सिग्नल for getting signals total for getting total number of signals is equal to 4 to the power 5 minus 1। ठीक है, तो 4 to the power 5 का मतलब 2 की पावर 10 बनता है ना। 2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1024। तो -1 कितना आ जाएगा? 1023 ये हो जाएगा। तो ये टोटल वेज हैं जिनमें आपको सिग्नल मिलेगा। एक केस हमने हटाया था जिसमें सारी कैसे होंगी? रेस्ट पर होंगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस हैं आपके पास में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज, और लेने वाले 4 है। फिर कंडीशन बताई गई है नो बॉयज गेट मोर देन 1 प्राइज, कोई भी स्टूडेंट एक से ज्यादा प्राइज नहीं पा सकता। भाई अगर ये कंडीशन नहीं बताता तो हम तो यही मान के चलते कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा प्राइज भी पा सकता है भाई, ठीक है। तो नो बॉयज गेट मोर देन 1 प्राइज, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आपको रेपिटेशन अलाउड नहीं है, एक बच्चा एक से ज्यादा प्राइज नहीं पा सकता। तो पहले प्राइज को देने के कितने ऑप्शन है अपने पास में? 4 ऑप्शन है। तो पहले पार्ट के लिए यहां पर आपके पास में 3 प्राइजेस हैं, ठीक है, और लेने वाले कितने? 4 स्टूडेंट्स। तो अगर आप पहला प्राइज बांटने जा रहे हैं तो पहले प्राइज के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास में? 4 ऑप्शन है। सेकेंड प्राइज के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास में? अच्छा, एक से ज्यादा पा नहीं सकता, तो जो इनमें से पहले पा चुका होगा वो दूसरा नहीं पाएगा, तो 3 ऑप्शन। फिर ऐसे ही 2 ऑप्शन, कितने आ जाएंगे यहां से? 4 3 12 एंड 24। तो पहले के लिए आंसर हो जाएगा नो बॉयज गेट मोर देन 1 प्राइज, जिसका आंसर हो जाएगा 24 तरीके से। सेकंड क्या कह रहा है? अ बॉय में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, एक बच्चा एक से ज्यादा भी पा सकता है, एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। तो ये बड़ा सिंपल है, इसने रिपीटेशन को क्या कर दिया? अलाउ कर दिया। तो पहले प्राइज के लिए कितने ऑप्शन है? पहला प्राइज कितने बच्चों के पास जा सकता है? 4 में से किसी के पास भी जा सकता है, 4 ऑप्शन। दूसरा प्राइज भी 4 में से किसी के पास जा सकता है, सिंपल। तीसरा भी आपका किसी के पास भी जा सकता है, तो कितना आ जाएगा? 64। थर्ड वाला अगर देखें, कह रहा है नो बॉयज गेट ऑल द प्राइजेस, नो बॉयज गेट ऑल द प्राइजेस, कोई भी स्टूडेंट सारे प्राइज नहीं पाता। इसमें वो केस इन्वॉल्व है जिसमें हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट सारे प्राइजेस पा गए हो, ठीक है। मान लो टेस्ट हुए, मैथ्स में प्राइज अलग दिया जा रहा है, फिजिक्स में अलग दिया जा रहा है, केमिस्ट्री में अलग दिया जा रहा है, तो एक बच्चा तीनों में पा गया, मैथ का भी वही पाया, फिजिक्स का भी वही पाया, केमिस्ट्री का भी वही पा गया, पॉसिबिलिटी है। तो वो ये सारा इन्वॉल्व किए हुए, यहां पर तो सारे ही आ चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि नो बॉयज गेट ऑल द प्राइजेस। तो अपने पास क्या ऑप्शन है? हो सकता है पहला स्टूडेंट सारे प्राइज पा सकता हो, या फिर दूसरा स्टूडेंट, या फिर तीसरा, या फिर तो अपने पास 4 ऐसे ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं जो ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं कि उनको सारे के सारे प्राइज मिले होंगे। तो ये कह रहा है कि नो बॉयज गेट ऑल द प्राइजेस, कोई भी स्टूडेंट सारे प्राइज नहीं पा सकता, ज्यादा से ज्यादा 2 पा जाएगा, तीनों नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसी 64 में से
वो 4 केसेस हम लोग हटा देंगे जिसमें सारे प्राइस इसको मिले होंगे। तो अपने पास 4 बच्चे हैं तो 4 ही पॉसिबिलिटी भी होंगी। तो 464 माइनस 4 कितना आ जाएगा 60। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, है ना। इस केस को समझिएगा ध्यान से। नो बॉयज गेट ऑल द प्राइजेस, कोई भी स्टूडेंट्स एक से सारे प्राइजेस नहीं पा सकता। अपने पास में 4 ऐसे ऑप्शन है कि पहला स्टूडेंट पा सकता हो 4 तीनों प्राइजेस पा जाए, दूसरा तीनों पा जाए, तीसरा तीनों, चौथा भी तीनों, ऐसा हो सकता है। तो 4 ही तो ऑप्शन है। तो 64 माइनस 4 कितना आ गया 60 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स can be put into 2 different boxes so that no boxes remains empty। आपके पास में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और बॉक्सेस अवेलेबल हैं आपके पास में 2। बॉक्सेस कितने अवेलेबल हैं 2, और कंडीशन ये कि सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, कोई भी बॉक्स खाली ना रहने पाए। इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। तो पहले हम इस कंडीशन को भूल जाते हैं, पहले हम टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी। मैं एक ऑब्जेक्ट लाया और मेरे पास 2 बॉक्स अवेलेबल हैं, आप क्या करोगे, इन दोनों में से किसी के पास भी डाल सकते हो ना ऑब्जेक्ट को। तो पहले के लिए 2 चॉइसेस, ठीक है, पहले बॉक्स के लिए 2 चॉइसेस, सॉरी ऑब्जेक्ट्स फिल कर रहे हैं यहाँ पर, 2 बॉक्सेस हैं आपके पास में। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन ये कह रहा है कि फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट वी हैव 2 ऑप्शंस, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए भी 2 ऑप्शन है, भाई किसी डिब्बे में भी डाल सकते हो आप। ऐसे ही एन ऑब्जेक्ट्स के लिए कितना हो जाएगा भाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एन टाइम, ठीक है, एन टाइम्स, तो 2 की पावर एन। बात क्लियर हुई होगी आपको। पहले ऑब्जेक्ट के लिए 2 चॉइसेस, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए 2 चॉइसेस, तीसरे के लिए। तो ऐसे ही अगर एन ऑब्जेक्ट्स मेरे को फिल करने हैं तो कितने ऑप्शंस होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एन टाइम्स 2 की पावर एन। तो ये तो आ गया बिना किसी कंडीशंस के भाई साहब। अब ये कह रहा है कि कोई भी बॉक्स रिमेंस नहीं इंप्टी नहीं रहना चाहिए। अब इसमें 2 केसेस है, मान लो आपके पास में डब्बा ए एंड दिस इज डब्बा बी, ठीक है, 2 डब्बाज हैं आपके पास में। अब अगर इन बॉक्सेस में मेरे को एलिमेंट्स पुट करने थे और खाली नहीं रहना चाहिए, खाली कब रह सकता है, मैं क्या करूं कि सारे के सारे एन ऑब्जेक्ट्स इसमें पुट कर दूं, बी खाली रह जाएगा फिर, या फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बी में फिल कर दूं तो ए खाली रह जाएगा, ठीक है। उसने ये तो कहा नहीं कि एक बॉक्स में एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं, कुछ नहीं कहा, तो हम फिर मान के चलेंगे कि भाई रिपीटिशन हो रहा है, बस खाली नहीं रहना चाहिए। तो फिर 2 केसेस पॉसिबल है ना, या तो ए खाली रह जाएगा या फिर बी खाली रह जाएगा। 2 की पावर n माइनस 2 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। खाली नहीं रहना चाहिए, ये 2 की पावर n में एक केस ऐसा है जिसमें खाली भी रह सकता है, तो वो हमने हटा दिया, 2 हटा दिया। ऐसे 2 केसेस हैं, डब्बा ए खाली हो सकता है, डब्बा बी खाली रह सकता है, 2 तो हटा दिए। तो यहां से आपका 2 की पावर n माइनस 2 फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट, बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5, रिपीटिशंस नॉट अलाउड, बोल दिया उसने, रिपीटिशंस अलाउड नहीं है। नंबर्स आर फाउंड बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर्स आर फाउंड by using any numbers of digits, find the total number of non-zero numbers that can be formed। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। by using the digits, आपको ये given digits का यूज करना है। numbers are formed by using any number of digits, आप कितनी भी डिजिट का नंबर यूज कर सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर 1 डिजिट का भी होता है, 2 डिजिट का भी नंबर होता है, 3 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है, 5 डिजिट का होता है, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, बहुत डिजिट का होते हैं। बट कंट्रोल में रह करके यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आपके पास में कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, आप इनसे लेकर के कितने डिजिट के नंबर बना सकते हैं। कितने आपके पास में अवेलेबल है नंबर्स, 6, आप मैक्सिमम 6 डिजिट का नंबर क्रिएट कर सकते हैं इनको लेकर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म, नॉन जीरो मतलब कह रहा जीरो, आप ये भी ख्याल है ना कि आपका 0 है सब एक नंबर, वो नहीं लेना, नॉन जीरो डिजिट लेनी है, ठीक है। चलो, तो जैसा मैंने बोला कि यहां पर आप मैक्सिमम 6 डिजिट का नंबर बना सकते हैं,
तो मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मुझको 1 डिजिट के नंबर बनाने हों इनको लेकर के, तो मैं कितने तरीके से बना सकता हूं? तो 1 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, कितने ऑप्शन है मेरे पास में? 6, पर 6 नहीं ना, 0, नॉन जीरो लेना, तो 5 ऑप्शन है। 2 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं? 2 डिजिट नंबर्स, चलो बना लेते हैं। पहले बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6, बट 6 जीरो पहले आ नहीं सकता, 5 ऑप्शन है। इनटू जो यहां गया वो यहां नहीं आ सकता, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो एक तो वैसे ही कम हो गया, ठीक है। बट जीरो अब आ सकता है ना, इधर इधर जीरो आ सकता है, तो 6 में से एक यहाँ खत्म हो गया, बटा सॉरी 5 बचा, कितना आ जाएगा? 25 बचा। नाउ 3 डिजिट नंबर्स ऐसे ही भर लीजिए आप। 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू, ये हुआ फर्स्ट प्लेस पर कितने ऑप्शन है? जीरो आ नहीं सकता, 5 ऑप्शन है आपके पास। फिर क्या होगा? यहां जो आगे होगा वो यहां नहीं आएगा, बट जीरो आ सकता है, अभी भी आपके पास में 5 ऑप्शन है। ये रिपीटेशन की वजह से 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ जो आ गया उसको हटा दिया, जीरो आ गया अब यहाँ। अब यहाँ इन दोनों में से जो भर गया वो इधर नहीं आएगा, बट आपके पास में 4 बचे, तो कितने ऑप्शन अवेलेबल है? तो 100। 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स कर लीजिए। ये हुआ पहले के लिए 5, दूसरे के लिए भी 5, तीसरे के लिए 4 और चौथे के लिए 3, कितना आ जाएगा? 300। बहुत बढ़िया बात। 5 डिजिट नंबर्स इक्वल टू, ऐसे ही 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गए क्या? 5, 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा? 300 टू 600। ऐसे ही 6 डिजिट नंबर की अगर बात करें तो 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां पर भी 600 ही तो आएगा। क्लियर इतनी बात? उसने पूछा टोटल कितने बना सकते हैं, ऐड कर दो उठा करके भाई सबको, तो 6 12 15 16 एंड 30, 1630 आपका टोटल आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाउ मेनी एपीज मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद 10 टर्म्स आर देयर हुज फर्स्ट टर्म इज इन द सेट। जो ए होता है आपका फर्स्ट टर्म वो यहां से आ रहा है आपका, ठीक है। ए बिलोंग्स टू दिस सेट 1 2 3 एंड हुज कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो डी है, कॉमन डिफरेंस डी इज इन द सेट दिस, इस सेट से आ रहा है 1 2 3 4 5। तो अगर ये पॉसिबिलिटी होगी ए यहां से है, डी यहां से मिले आपको, कितनी ऐसी सीक्वेंस आप एपी बना सकते हैं जिसमें 10 टर्म्स हो। इसको तो आप बस ऐसे बोलिए, इसका कोई इससे मल्टीप्लिकेशन एडिशन कोई लेना देना नहीं, कितने भी टर्म्स आप बना सकते हैं। तो 10 टर्म्स उसने बोल दिया, ठीक है, फाइनाइट एपी है। तो आपको जब एपी फॉर्म करनी होती है तो आपके पास में यही दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो पहला फर्स्ट टर्म मालूम चल जाए और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मालूम चल जाए, एपी तैयार हो जाएगी आपकी। तो यहां से देखिए इन दो चीजों को लेकर के अपने को एपी बनानी है, तो ए को लेने के कितने ऑप्शन है मेरे पास में? ए या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ए को लेने के मेरे पास में 3 ऑप्शन, डी को लेने के मेरे पास में कितने ऑप्शन है? 5, कितना आ गया? 15। तो ऐसी 15 एपीज बनाई जा सकती हैं अगर ए यहां से सेलेक्ट किया जाए और डी यहां से सेलेक्ट किया जाए, तो टोटल नंबर ऑफ आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस में जो भी आपको डाउट्स आता है तो वो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चंस की नीड है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।